बड़ी खबर के साथ जो प्रतापगढ़ से, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फायरिंग करने वाली दुल्हन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। जेठवारा थाने में ये केस दर्ज किया गया है। हमने तस्वीरों को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर ये हुआ कि फायरिंग करने वाली दुल्हन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये तस्वीरें आप प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र की देख रहे हैं, जहां पर दुल्हन द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। आप देखिए, स्टेज पर चढ़ने से पहले दुल्हन ने हवाई फायरिंग की है। हर्ष फायरिंग की इन तस्वीरों को हमने प्रमुखता से दिखाया। प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया, जिसके बाद जेठवारा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है प्रतापगढ़ में। फायरिंग करने वाली दुल्हन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये प्रतापगढ़ के जेठवारा इलाके की हैं, जहां पर स्टेज पर चढ़ने से पहले ये दुल्हन हर्ष फायरिंग करती है और अब इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। जी अमित, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये 30 मई का जो है वायरल वीडियो है और ये रूपा पांडे नाम की एक दुल्हन है, जिसकी जो है शादी थी और उसी शादी के दौरान जयमाल से चंद सेकंड पहले जो है स्टेज पे चढ़ने के पहले जो है फायरिंग की गई और हर्ष फायरिंग की गई, जिसके बाद जो है वहां पे हड़कंप मच गया था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ये काफी जो है सुर्खियां बटोर रहा था। न्यूज़ 18 ने इस वीडियो को जो है प्रमुखता से चलाया और कोरोना काल में जो परिजन थे और जो दुल्हन थी, जो नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उसको जो है प्रमुखता से उठाया। तो जिला प्रशासन ने जो है इस मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने जो है दुल्हन और चाचा और उनके पिता के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा जो है आपदा प्रबंधन और साथ अधिनियम के तहत जो है दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये वायरल वीडियो जो है अब काफी जो है चर्चित हो रहा है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे विधिक जो है कार्रवाई कर रही है। ठीक है, शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी का महामंथन जारी है। इसी कड़ी में आज बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह मंत्रियों से कामकाज के बारे में फीडबैक लेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। महामंथन लगातार जारी है। बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि आज एक बार फिर से बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह मंत्रियों से कामकाज के बारे में फीडबैक लेने वाले हैं। इससे पहले भी कई मंत्रियों से बातचीत हो चुकी है। उनसे उनके विभाग के बारे में, उनके कामकाज के बारे में फीडबैक लिया जा चुका है और आज कुछ और मंत्रियों से भी बातचीत की जाएगी, चर्चा होगी। उनसे उनके विभाग और कामकाज के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी हुई है और उसी कड़ी में एक के बाद एक बैठकों का दौर भी चल रहा है। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह आज एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं। मंत्रियों से कामकाज का फीडबैक लेंगे। दोनों डिप्टी सीएम से भी मुलाकात होनी है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम से एक दौर की बैठक हो चुकी है। आज दोनों ही डिप्टी सीएम अपने अपने विभाग और कामकाज के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यूपी में कोरोना पर काफी हद तक काबू पाने के बाद योगी सरकार आज से लॉकडाउन ढील देने की तैयारी में है। 61 जिलों में छूट मिलेगी, जबकि 14 जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। जिन जिलों में छूट दी गई है, वहां भी कई किस्म की पाबंदियां लागू रहेंगी। कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तर प्रदेश में कम होने लगा है। ऐसे में योगी सरकार ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया। लॉकडाउन में ये ढील आज से 61 जिलों में लागू होगी। इसके तहत प्रदेश में शनिवार रविवार को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिले में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। जिन 14 जिलों में सरकार अभी छूट नहीं देगी, उसमें लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजीपुर शामिल हैं। इन शहरों में 600 से ज्यादा कोरोना केसेस हैं, इसलिए यहाँ लॉकडाउन जारी रहेगा। अगर छूट की बात करें तो सरकारी विभागों में 50% लोगों के आने की छूट दी गई है। निजी कंपनियों में मास्क और 2 गज की दूरी के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की छूट नहीं है। शादी में 25 मेहमान और शव यात्रा में 20 लोगों के शामिल होने की छूट है।
चलिए अब आपको वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के मुताबिक क्या क्या बंद रहेगा वो भी बताते हैं। कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब्स, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए विभागीय आदेश की मंजूरी लेनी होगी। योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में भले ही छूट दिया हो, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल में ढिलाई नहीं बरतने का भी निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, में सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। राजधानी लखनऊ में फिलहाल कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जा रही है, लेकिन लोग कितना पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की तस्वीर क्या है राजधानी लखनऊ की? देखिए, अभी तक अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए काम किया है, उसका नतीजा ये है कि एक बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में उन शहरों में लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है जहां पर केसेस की संख्या 600 से अधिक है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में आज भी करीब 2250 लोग कोरोना संक्रमित हैं और यही कारण है कि लखनऊ में अभी कोरोना कर्फ्यू में छूट नहीं दी गई है। दूसरी ओर लखनऊ में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए लगातार एक बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है आज से, जिसमें अब से कुछ देर बाद अमित मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 4 से 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं और जो यहाँ पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लखनऊ में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका निरीक्षण करेंगे और यहाँ पर जायजा लेंगे कि किन किन तैयारियों का काम किया गया है। ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री कब तक पहुंच रहे हैं और क्या क्या इंतजाम? देखिए, हमारे यहाँ जनपद लखनऊ में आज सारे कैंपों के अतिरिक्त 3 बड़े कैंप्स लगाए गए हैं, जिन बड़े कैंप्स में हमारी वैक्सीनेशन की 18 से 44 वर्ष की आयु और 45 प्लस की भी व्यवस्था है। यहाँ पे 45 प्लस के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और 18 to 44 जो मानक है उनके अनुरूप स्लॉट बुकिंग करके आ सकते हैं। यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था रखी गई है, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था है और सारी की सारी मानकों के अनुरूप, और यही कोशिश है कि सभी लोग चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेट हो सके। मुख्यमंत्री कब तक पहुँच रही है? मेरे पास जैसा कि आपने सुना कि ये लखनऊ के जिलाधिकारी हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन की पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लखनऊ में अगर संक्रमण की बात करें तो अभी भी 2250 लोग हैं और यही कारण है कि कोशिश की जा रही है कि इसको भी कम किया जाए और जैसे ही ये आंकड़ा कर्फ्यू का पालन भी होता रहे और साथ साथ लोगों को वैक्सीन भी लग पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। सर्वेश से अपडेट लेते हैं। सर्वेश, प्रयागराज से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, आज से योगी सरकार 61 जिलों में को अनलॉक कर रही है और प्रयागराज में भी पूरे 1 महीने बाद 1 मई को यहाँ पर लॉकडाउन लगा था कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद, और उसके बाद से आज 1 महीने बाद यहाँ पर अनलॉक हो रहा है। तो दुकानें खुलेंगी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलनी है, लेकिन इसके साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू और इसके साथ जो वीकेंड लॉकडाउन है वो जारी रहेगा, लेकिन सख्ती बरकरार रखी जाएगी क्योंकि 568 मामले हैं और जो सरकार ने क्राइटेरिया तय किया था कि अगर किसी भी जिले में 600 से कम एक्टिव केस होते हैं तो उसको अनलॉक किया जाएगा, उसके तहत इसको अनलॉक किया गया है। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर सख्ती अभी भी बरकरार रखी जाएगी और उसी तरह से पुलिस अभी भी चेकिंग करेगी, गश्त करेगी। और जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी ढील नहीं दी जाएगी, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाएगा, लोग मास्क पहने, इस बात को इंश्योर किया जाएगा। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको लगातार चलाया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा कि जो कोरोना का सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन, लोग वैक्सीनेशन कराएं। और जो ये कंडीशनल दिया गया है अनलॉक, अगर 600 से ज्यादा मामले बढ़ते हैं अमित, तो अपने आप ये जिला फिर से लॉकडाउन में चला जाएगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि लोग जागरूक रहें ताकि फिर से जिला लॉकडाउन में न जाए और कोरोना संक्रमण के मामले न बढ़े। तो न केवल लोगों को जिम्मेदारी निभानी होगी प्रशासन के साथ साथ, बल्कि उनको जागरूक रहना होगा, सतर्क रहना होगा ताकि कोरोना का संक्रमण फिर से जिले में फैलने न पाए या बढ़ने न पाए। जी अमित, ठीक बात है। आगरा से अपडेट ले लेते हैं, वहां से हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? जी अमित, आगरा में बाजार गुलजार हो चुके हैं और हर दिन 10,000 से ज़्यादा जांच होती है, लेकिन केस 15 से 16 ही आते हैं। तो बेहतर परफॉर्मेंस का नतीजा है जो आप देख रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, 1 महीने के बाद आगरा का ये शाह मार्केट है और पूरी मोबाइल की यहाँ सैकड़ों दुकानें हैं और सभी दुकानें सुबह से ही खुल गई हैं, जैसे इन्हें इंतजार था। चूँकि नियमों का पालन हुआ और केस यहाँ एक्टिव केस जो हैं 297 रह गए हैं सिर्फ, और हर दिन 10,000 जांच होती है। पहले 4,000 जांच होती थी, तो 600, 500, 700 तक मरीज आते थे नए।
लेकिन अब जिस तरह से योगी ने खुद दौरा किया, गांव-गांव निगरानी समितियां बनाई गई और नियमों का पालन हुआ, तो उसी के तहत आप देखिए इन दुकानों को, ये दुकानें 1 महीने के बाद खुली हैं और निश्चित रूप से यहाँ ग्राहक भी आएंगे। हर दुकान पे सैनिटाइजर रखा हुआ है और सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क का लगाने का नियम जो उसका पालन करना पड़ेगा। साफ साफ डीएम प्रभुवन सिंह ने चेतावनी दी है कि जहां जिस बाजार में नियमों का पालन नहीं होगा उस बाजार को बंद करा दिया जाएगा 2 दिन के लिए। तो सख्ती जरूरी है और इस सख्ती का पालन जरूरी है, तभी ये कोरोना कंट्रोल में पूरी तरह से आएगा। अमित। श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, कानपुर में आज कैसी तस्वीर दिख रही है? देखिए, कानपुर की बात की जाए तो 1 महीने बाद कानपुर अनलॉक हुआ है। दुकानें 1 महीने बाद खुलेंगी। तमाम दुकानें ऐसी हैं, तमाम बाजार यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर बाहर के लोग खरीदारी करने आते हैं और यहाँ से सामान ले जाकर के वहाँ पर बेचते हैं। इसके अलावा क्योंकि औद्योगिक एरिया है तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्पादन भी होता है। तो जो उत्पादन हो रहा था वो क्योंकि लॉकडाउन था तो वो बाहर नहीं जा पा रहा था, तो फैक्ट्रियों में माल डंप पड़ा हुआ था। ऐसे में फैक्ट्रियों के बंद होने का खतरा भी मंडरा रहा था, क्योंकि माल डंप होने के साथ साथ मजदूर जो हैं उनसे काम कम मात्रा में लिया जा रहा था यहाँ पर। अब क्योंकि अनलॉक हो गया है तो ये जो सामान है वो बाहर जा सकेगा। इसके अलावा बाजारों में रौनक दिखाई पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनलॉक होने के बाद भी लोगों को सावधानी बरतनी होगी। जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसे उन्हें पालन करना होगा। निश्चित तौर पर 1 महीने बाद लोगों को खुलकर खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। वो बाजारों में जाकर के जो सामान नहीं खरीद पा रहे थे वो खरीदेंगे। लेकिन सावधानी इस बात की रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में वो कोरोना प्रोटोकॉल को भूल जाएं और कहीं ना कहीं दूसरों को या खुद को संक्रमित कर लें। ऐसे में जिम्मेदारी दुकानदारों के साथ साथ आम आदमी की बनती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से मास्क लगा करके। इसके अलावा दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकानों पर भीड़ इकट्ठी ना होने दें। 4 से ज़्यादा लोगों को एक साथ दुकान के अंदर प्रवेश ना करने दें। इन तमाम चीज़ों पर प्रशासन की भी निगाह रहेगी कि जो दुकानदार हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना के दूसरे प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर जर्जर मकान गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। ये मजदूर विश्वनाथ कॉरिडोर में काम कर रहे थे और एक जर्जर मकान में अस्थायी रूप से रह रहे थे। तभी मकान गिरने से मजदूर हादसे का शिकार हो गए। 2 मजदूरों की जान चली गई। 6 मजदूर इस हादसे में जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, जो कि मलबे को हटाने का काम कर रही है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अभी मलबे के नीचे कुछ और मजदूर तो नहीं दबे हैं। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने जानकारी दी है कि 2 मजदूरों की वहीं पर मौत हो गई थी। बाकी 6 मजदूरों को मलबे के नीचे से निकाला गया है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जो आप दूसरी तस्वीर में देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर लंबे समय से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है और उसी के निर्माण कार्य में मजदूर लगे हुए थे। ये जर्जर हो चुके मकान में अस्थायी रूप से रह रहे थे, लेकिन वो मकान धराशायी हो गया और इसी के चलते 2 मजदूरों की जान चली गई। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली और ऑक्सीजन की इसी किल्लत को दूर करने के लिए बीएचयू के पूर्व छात्रों ने एक देसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार किया है। कितना और कैसे फायदेमंद होगा, आइए आपको दिखाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें, आंखों से बहते आंसू, अपनों को खोने का डर, करीबियों के बिछड़ने का गम, ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कोरोना काल में आम हो चली हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर लोगों पर काल बनकर टूट पड़ा। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया। कितने ही बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे में कई लोग कोरोना योद्धा बनकर सामने आए, जिन्होंने मानवता, परमो धर्म की मिसाल पेश करते हुए लोगों की मदद को अपना कर्तव्य समझा और उनकी मदद में तन मन और धन से जुट गए। एक ऐसी ही कहानी है बीएचयू के पूर्व स्टूडेंट और युवा इनोवेटर गौरव सिंह की, जिन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए 15 LMP का देसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार किया है, जिसके जरिए एक बार में 3 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकेगी। जैसा कि हम लोग को अच्छे से पता है कि बाजार में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल हैं, जो इंपोर्टेड है, बाहर से आए हुए हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है और वो एक आम आदमी के पहुंच से काफ़ी दूर है। इसलिए इस पर हम लोग प्रोफेसर पीके मिश्रा सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस पर काम किया और करीब 1.5 महीने का R&D के बाद हम लोगों ने ये LE-ऑक्सी नाम का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डेवलप किया, जिसकी कैपेसिटी 15 लीटर है।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बनाने में करीब 1.5 महीने का वक्त लग गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देसी होने के साथ साथ किफायती भी है। गौरव सिंह ने खुद हमें डेमो करके बताया कि कैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम करता है। बटन प्रेस ऑन कर दीजिए। ऑन करते ही ये हमारा फ्लो मीटर है। फ्लो मीटर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 लीटर से लेके 25 लीटर की कैपेसिटी का मार्किंग किया गया है। ये मशीन 15 लीटर पे काम करती है, मीन्स कि 15 लीटर से ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। आप इसके प्लस माइनस के थ्रू इसका फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन पेशेंट की नीड क्या है। उसको 5 लीटर चाहिए, 10 लीटर चाहिए, या इवन बहुत क्रिटिकल पेशेंट है तो 15 लीटर की आवश्यकता है तो 15 लीटर भी ये प्रोवाइड करेगा। IIT BHU के प्रोफेसर और मौजूदा वक्त में झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति ने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सराहना की। गौरव जी को काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है मैकेनिकल पार्ट का, और साथ में हम जैसे लोग मेंटर्स उनको मिले तो राइट काइंड ऑफ केमिकल्स का उन्होंने यूज करके अपना ये टेक्निक का प्रयोग किया और एक अच्छा इक्विपमेंट तैयार किया। और आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ें बाहर से न मंगाएं, क्योंकि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है कि मजबूरी है कि बाहर से मंगाना है। तो क्यों ना हमारे इंजीनियर्स और इनोवेटर्स इसे यहाँ बनाए, तो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि हमारे देश के युवा वैज्ञानिक हमें संकट की घड़ी से उभारने में सक्षम हैं, बशर्ते उन पर विश्वास करने की जरूरत है। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। छोटे बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं क्योंकि उन्हें खूब सारा होमवर्क मिलता है। पीएम मोदी से एक छोटी बच्ची ने इसे लेकर गुहार लगाई है। इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको भी सुनवाते हैं मासूम अंदाज में क्या चाहती है बच्ची। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ों बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? अब क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। आईसी कुकड़ा के द्वारा चेकिंग की जा रही है। पीछे की तरफ से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति निकले, जिनको शामली की कांदला थाना क्षेत्र में उधारी के पैसे मांगने को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इसमें दोनों पक्षों की ओर से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई की बात कही है। कौशाम्बी में ग्रामीणों ने एक अजगर को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। ग्रामीणों ने अजगर को पहले जाल में फंसाया और उसके बाद लाठी डंडे से उसे मार डाला। जब ग्रामीण अजगर को मार रहे थे तभी किसी ने इसका वीडियो मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि वीडियो कोखराज थाना क्षेत्र के मजरा गोदाम गांव का है। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण